गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और पिछला लेक्चर आपको कैसा लगा ये बात मुझे ज़रूर बताना। और कैसे बताओगे तो ऑब्वियसली कमेंट करके बताना है आपको। और आप पिछले लेक्चर में एन फैक्टर के बारे में पढ़े थे। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वो लाल रंग का जो बटन दिख रहा है ना, उसको चला के मारिएगा कुछ, इससे अपने आप वो क्लिक हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि अपना मोबाइल फोड़ लेना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल जानते ही हैं, SNP केमिस्ट्री क्लासेज। और अगर आपको रेगुलर 12th का लाइव क्लास करना हो तो प्ले स्टोर से केम सोसाइटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और फिर मुझे कॉल कीजिएगा। वहाँ से रेगुलर लाइव क्लास भी आपको मिल सकती है। टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है इसी नाम से, SNP केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से भी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सॉल्यूशन का आपको नोट्स PDF फाइल में मिल जाएगा। चलो बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। खूब खाओ, खूब पढ़ो, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना के रखो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बात, कल एन फैक्टर का एक पॉइंट मैंने नहीं बताया, आज उसको ख़त्म करते हैं कि एक और पॉइंट एन फैक्टर का क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, H2SO4, क्या H2SO4 रिएक्शन किया किससे? NaOH से। तो प्रोडक्ट क्या बनाया? प्रोडक्ट बना NaHSO4। क्या बना? NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए, किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना होगा? एन फैक्टर। तो आप वो मेथड मत लगा देना, गलत हो जाएगा। कौन सा मेथड? कि कितना H+ यहाँ पे है, वो नहीं, ये चेक करो कि कितना H इसको ट्रांसफ़र, कितना H यहाँ से दिया है, ये बात पता करो। तो देखिए तो H2SO4 के पास कितना हाइड्रोजन है? 2। लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ का और ये OH मिलके दोनों वाटर बना लिया। और दूसरा, जैसे कि मान लीजिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? एक कंडीशन ये होगा कि 2H+ होगा और क्या बोलिए, SO4 2- होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि H+ होगा और क्या, HSO4- होगा। देखिए जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ 2H+ दे रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 है। लेकिन अगर ऐसे टूटेगा तो यहाँ केवल एक ही H+ दिया तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। और आप डिसाइड करें कि ये टूटा कैसे है, तो ध्यान दीजिए इस मेथड से टूटा है। तो बेसिकली एन फैक्टर ना केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन दिया तो आप ऐसे करके बना लोगे। अगर केमिकल रिएक्शन अगर ना दिया तो फिर क्या करोगे? जो आप पीछे का जो मेथड पढ़े हैं उसी मेथड से आसानी से बना सकते हो। कोई फर्स्ट बार वीडियो देख रहा है तो मुझसे पहले वाला लेक्चर मेरा एन फैक्टर का है, वहाँ जाके ज़रूर देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो बता दीजिए यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पर अगर हम एन फैक्टर की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में यह जो H2SO4 है केवल एक ही H+ दिया है। केवल कितना दिया है? एक ही H+, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। उम्मीद है कि आपको एन फैक्टर पूरा समझ में हो गया। अब एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, एसिड का एन फैक्टर क्या कहलाता है? बेसिसिटी। कैसे पता करेंगे कितना H+ एसिड दे पाता है? काम ख़त्म।
H2SO4 का जनरली 2, केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे इसलिए 1 है। उसके बाद H3PO4 का 3, बेस में किसकी संख्या, OH माइनस की संख्या, क्या कहलाता है, एसिडिटी। सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज। उसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे किसका, नेक्स्ट बात करेंगे तो एटम्स में कितनी वैलेंसी है, कटायन अनायन रेडिकल में कितने चार्ज है उस पर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है या कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है। और केमिकल रिएक्शन तो मैंने बता दिया। यहाँ से उम्मीद है कि आप एन फैक्टर समझ गए होंगे, और ना समझ गए होंगे तो पीछे वाला लेक्चर एक बार ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हम आगे एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और वो टॉपिक कौन है सर, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, टॉपिक डालिए इक्विवेलेंट वेट, टॉपिक डालिए इक्विवेलेंट वेट। चलो देखो इसकी कहानी अच्छी खासी है, बट 11th में यहाँ पे बस मैं निकालना सिखा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वेट निकलता कैसे। तो एक्चुअली में अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट वेट पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, बोलना होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या चीज़, एन फैक्टर। अब आप ये बताइए, एन फैक्टर मैंने कल सिखाया था ना, हाँ सिखाया था, और क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। पता है निकालने आता है, नहीं आता होगा, अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, हाँ नहीं आता हो तो हम सिखा देंगे आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। एक छोटा सा तुच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ, हम एक एक सब में करा देते हैं। पूछ दिया क्वेश्चन कि बताओ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो निकाल लो ना, निकाल लो। चलो बोलो, एन फैक्टर सबसे पहले बता दो। केमिकल रिएक्शन तो दिया नहीं है, नॉर्मली है। एसिड में क्या पता करना है कि कितना H+ देता है, 2, तो एन फैक्टर 2, बढ़िया। मॉलिक्यूलर वेट ना, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट किसका, H2SO4 का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। अगर ना पता होगा तो हम लिख देते हैं, कहाँ लिख दे भाई, यहाँ साइड में लिख देते। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 1, सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ 16। बढ़िया। चलो हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है, तो 2 × 1। बढ़िया। सल्फर कितने बार है, 1 बार, तो अगला के लिए प्लस लिखिएगा। एक ख़त्म हो गया ना, अब इस पे आए हैं ना, तब टोटल के एटॉमिक मास को जोड़ेंगे ना, तब मॉलिक्यूलर मास निकलता है या मोलर मास निकलता है। तो 2 × 1 समझ गए होंगे। सल्फर वो 1 बार है तो लिख देते हैं 1 × कितना है इसका 32। बढ़िया। चलो अगला बता दो। ऑक्सीजन बोलो कितना बार है, कितना बार सर, 4 बार, तो 4 × ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 2 + 32 + 48, यानी कि टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98। हो गया 98। अब आपको क्या काम करना है, दोनों को डिवाइड कर दो ना, निकल जाएगा। तो चलो बोलो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कितना 98/2 कितना 49। कहानी ख़त्म। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैं मॉलिक्यूलर वेट भी बता दिया, एन फैक्टर भी बता दिया, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 49। कटेगा तो मरेगा भी भाई। चलो इससे ही मर गया, कितना बटा 49। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49। एक और हम आपको इस साइड में लिखते हैं। चलो दूसरा NaOH। दूसरा क्या, NaOH। बनाओ, खुद भी बना सकते हो। चलो टाइम दिया हम तुमको, बनाओ, सोचो, जल्दी सोचना है, सोचे। चलो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। चलो
तो एन फैक्टर पहले ये बता दो, एसिड है या बेस? सर ये बेस है। हाँ तो OH कितना है? 1। चलो अगला मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है ना? तो चलो बताते हैं। सोडियम का बता दीजिए, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23। चलो बोलो, सोडियम एक बार है, लिख देते हैं डायरेक्ट 23, 1 नहीं करते हैं, समझ गए होंगे। ऑक्सीजन कितना बार है? 16। चलो 16। और हाइड्रोजन कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 40। हो गया क्या? अरे गजब, देखो दोनों का वही सेम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 40/1 इक्वल टू 40। कोई दिक्कत? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, काउंट करते हैं हम। 1 2 3, बस इससे ज़्यादा टाइम हम आपको नहीं दे पाएंगे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको करा दिए, या रोक के भी आप लिख सकते हैं, आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा और हट जाते हैं, ताकि आपको अगर एक बार और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब पता है अगला हमको एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने किसका एसिड का करा दिया, बेस का करा दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो थर्ड एग्जाम्पल पता है किसका करा दे? चलो किसी एक सॉल्ट को पकड़ो, किसी भी एक सॉल्ट को पकड़ लो। चलो NaCl का, या एक काम करते हैं Na2CO3 का। बढ़िया। चलो पहले तो ये बताओ कि एन फैक्टर क्या होगा। याद है आपको मैंने बोला था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज। सोडियम कितने बार है? 2 बार। बढ़िया। अच्छा सोडियम पे कितने प्लस होते हैं? 1। तो हो तो गया, इसमें 2 प्लस है, काम खत्म। याद आया ना? एसिड में कितना H प्लस देता है, बेस में कितना OH माइनस देता है, और सॉल्ट में कितना टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ सोडियम 1 बार है, सॉरी सोडियम 2 बार है, और सोडियम पे कितने प्लस होते हैं? तो 1, तो 2 हो जाएगा। चलो अब अगला सर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना बता दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट चलो बताते हैं हम आपको। चलो बोलो, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। चलो तो 2 है और इसका 23, तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस कार्बन 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 देखो, हाँ 12। बढ़िया। प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा? 106। क्या इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल कितना? 106/2 से डिवाइड करेंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 53 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगा, फिर भी समस्या होगा तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्या क्या सीखे पिछले क्लास में? एन फैक्टर सीखे। अभी क्या सीखे? इक्विवेलेंट वेट। अभी क्या सीखे? इक्विवेलेंट वेट। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ाई आप करेंगे मुझे खुशी उतना ही ज़्यादा होगा। मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो आपके स्टडी में कुछ तो कमाल कर रही है। ठीक है, जैसा भी होगा वैसा कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको बता रखा है, वहाँ से भी कॉल करके कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए आप अपना काम कर लिए होंगे, अब हम इसको हटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कौन से टॉपिक पे आते हैं सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हटा दिए इसको। चलो अब पता है क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या सिंपली हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल मोल की तरह होती है। और पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है? याद है आपको? तो सर नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाई क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल ए होता है।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ऊपर में वेट रहेगा ग्राम में, बट पता है नीचे क्या हो जाएगा, अभी जो आप पढ़े हो सो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ गए होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपने ये निकालना सीखा है और ये सीखे हैं, वेट में इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो मेरा काम तो सक्सेस हो जाएगा ना, सक्सेसफुल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ मोल आप पता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मैं मॉलिक्यूलर वेट भी सिखाया हूँ, तो आप नंबर ऑफ मोल भी निकाल। सर क्या दोनों में रिलेशन भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना यहाँ वेट है, कुछ तो कर ही सकते हैं। चलो देखेंगे, इसका रिलेशन भी देखेंगे। तत्काल में एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन। चलो हम दो कराते हैं। फर्स्ट पूछा 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 यही पूछा ना। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और पिछले क्वेश्चन में मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाला है ना। चलो बता दो क्या था। तो सर पिछले क्वेश्चन में आप बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा H2SO4 का 49, पीछे अभी जस्ट बताए हैं। चलो, और आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दो ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो वेट देखे था, हाँ ग्राम से पहचान लिखिए, यही तो वेट है। कितना वेट है, तो 0.49, बढ़िया। अच्छा इक्विवेलेंट वेट कितना है, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको नीचे लाएंगे, कितना हो जाएगा 1/100, मतलब 0.01। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ गए होंगे। एक बार आप खुद से देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। खुद से एक बार देख लीजिए। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 था, इक्विवेलेंट वेट अभी आप निकाले थे 49, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा तो वेट में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A.20 कट गया, कितना हो जाएगा 0.01, बढ़िया। चलो दूसरा आप खुद करो, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। करो, टाइम देते हैं तुमको। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। सोचो, सोचना होता है। अगर आप नहीं सोचोगे तो क्या, सोचो। चलो इक्विवेलेंट वेट निकालें। हाँ तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बोलो कितना, अभी तो निकालो ना, पीछे निकाले हो ना, कितना आया था सर, इसका इक्विवेलेंट वेट 53 ही आया था। कितना आया था, 53। चलो बढ़िया। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बढ़िया। चलो बता दो वेट कितना है, वेट बोलो 53, और इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 53, इससे ही कट गया, कितना हो जाएगा 1। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलो बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना, आना ही चाहिए। हो गया, कोई दिक्कत, हटा दे नीचे वाले दोनों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के लिख सकते हैं आप। चलो हम नीचे वाले को हटाते हैं और फिर कुछ नया बात, एक और क्वेश्चन इसी में कराते हैं। चलो हटाते हैं इसको, एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि सर वेट में निकाल लिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि चलो अब मान लो कि थर्ड में ऐसा दे दे 3 मोल्स ऑफ H2SO4 में, बताइए 3 मोल्स ऑफ H2SO4 में बता दीजिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो क्या कीजिएगा आप,
दोनों में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। चलो तो पहले रिलेशन बना लेते हैं। बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। बढ़िया है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ज़रा देखो तो एक बार, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर, आप तो पढ़े हो अभी ना, क्या? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। आप तो पढ़े हैं। सर ये क्या है? देखो 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 ज़रा, क्या है ये? नंबर ऑफ मोल है क्या? देखो, नंबर ऑफ मोल है क्या? तो चलो हटा दो इसको यहाँ से, हटाते इसको, पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ज़रा बोलो तो? नंबर ऑफ मोल। बढ़िया ना। और एन फैक्टर है क्या? ऊपर चला जाएगा। बन गया फार्मूला। क्या बना फार्मूला? बोलो तो ज़रा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ध्यान रखिएगा, इसका यूज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका यूज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। निकाल दो ना यहाँ पे, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है क्या? देखो देखो देखो, निकालना ही है। मोल, नंबर ऑफ मोल कितना है? 3, और एन फैक्टर इसका कितना होता है? 2। हो गया 6, कहानी ख़त्म। एक बार देख लीजिए आप, नोट करना है तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, ड्राइव भी मैंने कर दिया। ड्राइव क्या किया? कुछ बकवास सा बात है, ठीक है। एक बार चेक करो, जल्दी जल्दी कर लो। तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया एन फैक्टर, उसके बाद क्या बताया? इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद क्या बताया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा ना। हाँ बढ़िया। चलो अब क्या काम करते हैं कि नॉर्मलिटी जो हम पीछे छोड़े थे, अब उसको पकड़ के यहाँ उठा के लाते हैं, ताकि नॉर्मलिटी के बारे में भी सोचा जा सके। चलो तो आप स्क्रीनशॉट के लिए रेडी हो? 1 2 3। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नॉर्मलिटी। मैंने नॉर्मलिटी पढ़ा दिया था, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत पुराना आपके लिए तो सालों हो गया ना। सालों नहीं हुआ गधे हो, कुछ ही दिन की बात है, 2 दिन पहले की बात है। चलो एक बार मैं बता देता हूँ। नॉर्मलिटी कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। सर क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ, बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए होंगे? किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। तो क्या बन जाएगा फार्मूला? मैंने क्या लिखा था? नॉर्मलिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या? नंबर ऑफ, बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? सॉल्यूट बाई, बता दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर क्या चीज़ में? इन लीटर में। ये फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बाई क्या? इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से एक और छोटा सा फार्मूला बताया था, क्या सर? कि नॉर्मलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा WA इंटू EA। कहाँ से आया? समझ में आ गया ना? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बाई इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम को मैंने ml में लिया था, तो V, और ऊपर में क्या हो जाएगा? 1000। तो ये भी फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों को फार्मूला को याद रखना है और इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन कर लेना है। तो एक बार फिर से, हालांकि पहले बता चुके हैं,
कि नॉर्मलिटी क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज़ में, लीटर में। फार्मूला क्या बनेगा, नॉर्मलिटी बराबर WA इंटू 1000 बाई क्या, EA इंटू V। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। नॉर्मलिटी के बारे में मैंने इतना बता रखा था, कुछ और भी डाटा देख लेते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। और क्या देख सकते हैं, क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, इसके फार्मूला में वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। उसके अलावा नॉर्मलिटी क्या अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है, तो नहीं, क्योंकि जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वो अच्छा कंसंट्रेशन टर्म नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको दिख गया होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं। देख लो यहाँ पे वेट 1000 और EA, तो यहाँ वॉल्यूम क्या है, नीचे में है, तो क्या हो जाएगा 1/। इसका मतलब क्या कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो नॉर्मलिटी घटेगा, या दूसरा वॉल्यूम को घटाओगे तो नॉर्मलिटी बढ़ेगा। यही हो गया कि नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वॉल्यूम के हो गया। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अगर एक और पॉइंट की बात करेंगे तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए, जिसके फार्मूला में भी वॉल्यूम होता है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कोई प्रॉब्लम आपको? पहला बात मैंने क्या बताया कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वो भी कैसे, आप देख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलो, और ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और कुछ बात बताइए सर। हाँ, इसके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता वो अच्छा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये बैड कंसंट्रेशन टर्म है। किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ये बैड कंसंट्रेशन टर्म है। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद चलो पहले हम इतना हटा दे, रिमूव कर दे, एक बार देख लो। नॉर्मलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, 1 लीटर में। मैंने पहले भी बता रखा है। नॉर्मलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी तो बताएं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट। और मैक्सिमम क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में देता है, तो मैंने लीटर को चेंज कर लिया ml में, बात खत्म हो गया। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला W इंटू 1000 बाई EA इंटू V। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। देख लीजिए ऊपर है या नीचे, नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब A बढ़ेगा तो A घटेगा, A घटेगा तो A बढ़ेगा। समझ गए? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से नॉर्मलिटी चेंज होगा, जस्ट लाइक मोलारिटी, जस्ट लाइक मोलारिटी। ठीक है, ये अच्छा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, बैड कंसंट्रेशन टर्म है। चलो इसका यूनिट भी लिख लो ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जरा बता दो। यूनिट तो यहीं पे है, क्या हो जाएगा इसका यूनिट बोलो। इसका यूनिट हो जाएगा सर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मैंने इसका क्या क्या बता दिया, मैं डिफिनीशन बता दिया। वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अच्छा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बात करते हैं, एक और छोटी सी बात आती है सर, हटा दे सबको ना। चलो अगली जो पॉइंट की बात हम लोग करेंगे ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहीं लिख देता है नॉर्मल सॉल्यूशन, हाँ तो क्या हो गया, बड़ा आसान सी बात है। नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी। तो नॉर्मल सॉल्यूशन लिखने का मतलब है कि यह ऐसे भी लिख सकता, और कहीं ऐसे लिखा होगा तो आप समझ जाना कि इसकी नॉर्मलिटी कितना है, 1, काम ख़त्म। चलो उसी तरह से कहीं लिख सकता है क्या, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो जाएगा बता दो। सेमी का मतलब हाफ, आधा, n/2। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बढ़िया। चलो कहीं पे लिखा रहता है डेसी नॉर्मल, क्या लिखा रहता है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा जरा बोलिए तो,
डेसी का मतलब क्या भाग, 10वां भाग, तो n बाई कितना हो जाएगा 10, और इसकी नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 1/10। डेसी का मतलब क्या भाग 10वां, तो मैंने लिख दिया। चलो उसी तरह से कहीं लिख सकता है सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n/100, n बाई क्या हो जाएगा 100, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो जरा देखिए, नॉर्मल मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 1, सेमी नॉर्मल मतलब कितना हो जाएगा हाफ, डेसी नॉर्मल मतलब कितना हो जाएगा 1/10, सेंटी नॉर्मल मतलब कितना हो जाएगा 1/100, 1 बाई कितना हो जाएगा 100। उसी तरह से मिली नॉर्मल भी हो सकता है, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, चलो बता दो n बाई कितना हो जाएगा 1000, तो इसकी नॉर्मेलिटी 1/1000 होगा। मतलब n के जो बगल में लिखा रहता है ना वही, अगर मान लो वही पेंटी नॉर्मल पूछ दिया तो चलो वो भी बता देते हैं। पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन तो कितना बोलो n बाई कितना हो जाएगा 5, तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 1/5। उसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन, किसकी बात करेंगे पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन, तो कितने टाइम हो जाएगा 5 टाइम, तो मैं वो भी लिख देता हूँ पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन कितना 5n, इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या डेका नॉर्मल सॉल्यूशन तो कितना टाइम 10 टाइम, और इसकी नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। चलो एक बार देखो, सब बढ़िया से देखो। चलो नॉर्मल सॉल्यूशन तो नॉर्मेलिटी 1, सेमी मतलब हाफ, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100, मिली मतलब 1/1000, पेंटी मतलब 1/5, पेंटा मतलब 5 टाइम्स, डेका मतलब 10 टाइम्स। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे कुछ और भी टॉपिक के बारे में। जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। चलो हम लंबा वीडियो तो नहीं बनाएंगे क्योंकि आधा घंटा का ही वीडियो सही रहता है, आप देख भी लेते हो उसको। तो फिर मिलते हैं कल, नॉर्मलिटी के पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे और कल ख़त्म करेंगे इसको। फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का लाइव आकर बिल्कुल इसका डिस्कशन करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार मेरे साथ आप बता दीजिए। एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट आज पढ़े। क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट में एन फैक्टर से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, बोलो वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना। उसके बाद की अगर बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने बहुत सारी बात बताया, पिछले क्लास में बताया था, अभी भी बता रहे हैं। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब खाइए, खूब पढ़िए, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं फिर कल। ऑल द बेस्ट।